हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वैसे बेसिकली आप इसको कह सकते हो क्लास 9th का मोशन चैप्टर, क्लास 9th का मोशन। लेकिन सर आपने बाहर में नीचे में अपने हेडलाइन में लिखा हुआ क्लास 9th एंड 11th, इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि मोशन में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि मोशन क्या होता है, और दूसरी बात जाननी है कि हमें रेस्ट क्या होता है। फिर हमें जानना है कि डिस्टेंस क्या होती है, एंड फिर हमें जानना है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक, यानी ये सारी चीजें हमें क्लास 11th में भी तो कहीं ना कहीं पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? पढ़नी है। फिर हमें जानना है कि स्पीड क्या होती है एंड वेलोसिटी क्या होती है। फिर हमें जानना है क्या कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमें जानना है एक्सेलरेशन। तो क्या ये सारी चीजें क्लास 11 12th में बेसिक नहीं है, मतलब स्पेशली 11th में? एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा। ठीक, यानी ये सारी चीजें हमें क्लास 9th के मोशन चैप्टर में पढ़नी है। यानी मोशन चैप्टर में हमें मोशन के बारे में जानना है, रेस्ट के बारे में जानना है, डिस्टेंस के बारे में जानना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है, स्पीड के बारे में जानना है, वेलोसिटी के बारे में जानना है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानना है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में जानना है। और साथ ही साथ हमें एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इन सारी चीजों को अब हमें इसको क्लास 9th में बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड दीज 3 इक्वेशन, यानी ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करो। तो जिन बच्चों को लगता है कि 11th के रिगार्डिंग ये बेसिक, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल आपको नहीं पढ़ाएंगे, ग्राफिकल मेथड वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनाना सिखा देंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल, स्पीड वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पे न्यूमेरिकल, और इसके रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे छोटा छोटा तरीके से। और उसके बाद हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके क्लास 9th के जो बच्चे स्पेशली है उसको पूरा थ्योरी सहित समझा देंगे। तो 9th का बच्चा ये देख के भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल ट्राई कर सकता है, और चाहे तो पूरा थ्योरी पढ़ ले ताकि एक चैप्टर पे अच्छी कमांड हो जाए, तो 11th में ये सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़े। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले बोलोगे कि जो मूव करता है उसको मोशन बोलते हैं। रेस्ट क्या होता है? तो सीधा बोलोगे कि रेस्ट जो मूव नहीं करता है। अब इसी का अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको आना होगा कहां पे, क्लास 9th की वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे। ये वीडियो दोनों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम यहां से एक एक करके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन और इक्वेशन के मोशन के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, इरेज करें। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी और अच्छे से आई होगी कि क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसलिए अगर आपको 11th वाले को पहले हमने लिख तो दिया था लेकिन गाइडलाइन में, लेकिन पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको मन है तो देखिए, अगर ये सब टॉपिक आती है तो आप मत देखिए, इस वीडियो को छोड़ दीजिए। सिर्फ 9th वाले हैं वो इस वीडियो को देखिए, या अगर इस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो इसके बाद जो पार्ट बाय पार्ट बना है उसको देखिए। अब आपको जितना जल्दी समझना है इसके लिए उसके देख लीजिए, फिर उसको भी देख लीजिएगा, दोनों कन्फर्म अच्छा हो जाएगा। ये आपके मूड पर डिपेंड करता है और आपके टाइम पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस का अगर बच्चों वाला डेफिनेशन लिखो तो सीधा कह सकते हो टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, सीधा बच्चों वाली भाषा में। तो टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मतलब सर समझाओ। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की। एग्जाम्पल हमने क्या दिया कि मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है ए, ठीक, और मान लो यहां पर कोई राम नाम का एक बच्चा है, ये राम है,
वो किसी काम से ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट बी तक जाता है, वो राम ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट बी तक जाता है। यहां से यहां तक जाने में उसे मान लेते हैं 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। फिर वो राम बी से पॉइंट सी पर जाता है जहां तक उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, और वो वापस बी पर आ जाता है। तो पूछा गया कि बताइए यहां पर टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो आप बोलोगे कि भाई ए से गया है बी पर, प्लस बी से गया है सी पर, प्लस सी से गया है बी पर, यानी टोटल पाथ ट्रेवल जितना गया, यानी 10 किलोमीटर गया, फिर जाके वो 5 किलोमीटर गया। अगर एक रास्ते पर जाने में उसे 5 किलोमीटर लगा तो उसी रास्ते को अगर वो वापस आने के लिए लेगा तो उसको कितना पड़ेगा, 5 किलोमीटर ही तो पड़ेगा। और ये कितना हो गया, 5 5 10 10 20 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस में तो हमें प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन अगर इसी जगह आपसे कोई बोल देता डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट होगी पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाता तो आप देखते कि राम सबसे पहले ए पर था, वो बी पर गया, बी से कहां गया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इधर उधर भटका, लेकिन एट लास्ट वो कहां पे रुका है, बी पे रुका है। अब इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और फाइनल पोजीशन क्या है, बी, तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, बात खत्म। मतलब अगर वही राम अगर बी से फिर वापस ए पर आ जाता तो डिस्टेंस में क्या करते, फिर से जाकर हम बी ए को ऐड कर देते, और यहां से कहते 20 किलोमीटर प्लस बी ए को ऐड करते 10 किलोमीटर, और यहां से हम बोल देते 30 किलोमीटर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा जाता कि वो बी से फिर वापस ए पर आ गया तो इसको हम डायरेक्ट हटाते और देखते इनिशियली भी ए पर था और वापस फिर लौट कर ए पर ही आ गया, यानी यहां पर इसकी इनिशियल पोजीशन एज वेल एज फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से गए थे वहीं पर आ गए, कोई पोजीशन ही नहीं चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आए, यानी इट कैन बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है फिर भी उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, अगर वो जहां से मूव करना शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाए। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इट नेवर भी जीरो। अगर मूव करके कहीं से कहीं थोड़ा भी मूव करके गया तो वो जीरो नहीं होगा फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जो रेस्ट में ही है उसकी बात कैसे करोगे, मोशन के होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पे मोशन करके वापस आ जाए तब। लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कहीं से भी शुरू करें, एक बार ऐड कर दिया तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। अब यहां तक समझ में आ गया, इरेज कर दे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, पक्का ना, लिख लो आप। तो इसी तरह से ये छोटे छोटे तरीके से हम समझा देंगे। अगर 9th के बच्चों को लगता है कि आप इससे काम चला लोगे तो चला लेना। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और देख लेना, हाउ टू प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, उसकी सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे, उसमें आप देख लेना। सिर्फ 9th वाले, 11th वाले को जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी की। देखो स्पीड के बारे में कहा जाता है कि स्पीड बराबर होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी बराबर होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक बात याद रख लो, डिस्प्लेसमेंट हो इसकी भी यूनिट मीटर होती है, और डिस्टेंस हो, उल्टा लिख दिया ना, इधर डिस्टेंस हो और इधर डिस्प्लेसमेंट हो तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है।
तो अकॉर्डिंग टू दैट हम जानते हैं कि टाइम की यूनिट हमेशा हमें बेसिक में क्या लेना पड़ता है, सेकेंड। इधर भी टाइम है, टाइम की यूनिट बेसिक में क्या लेना होगा, सेकेंड। तो इसकी भी अगर यूनिट की बात करोगे तो ऊपर में डिस्टेंस है तो मीटर, नीचे में टाइम है तो सेकेंड, और इसे अगर आप चाहो तो मीटर सेकेंड -1, कुछ पावर नहीं था तो 1 था, ऊपर गया माइनस हो गया। इसकी भी अगर यूनिट की आप बात करते हो वेलोसिटी की तो आप बोलोगे सर मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन इसमें एक बात और हम जोड़े कि स्पीड फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो, स्पीड फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो। कैसे जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी जीरो, टाइम कभी भी जीरो होता है क्या, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। जीरो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो होगा ही नहीं, तो टाइम कभी जीरो होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ करने में टाइम तो लगेगा ही ना भाई, कुछ भी कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो तो बात ही खत्म है। कुछ कर रहे हो तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, नहीं भी कर रहे हो फिर भी टाइम लगेगा, बर्बाद कर रहे हो ना आप, यानी कुछ करने में जो टाइम लगेगा, टाइम कभी जीरो हो नहीं सकता। डिस्टेंस हम जानते हैं कि जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो हो सकता है वो कभी कभी जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, कभी कभी जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस केस में हमने एक बात देखी थी कि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जा रहा था, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब था कि इनिशियल एंड फाइनल जो था वो सेम था, और इनिशियल और फाइनल सेम होने पर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा और जीरो अपॉन समथिंग डालोगे तो वो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। यानी वेलोसिटी जीरो हो सकती है लेकिन ये जीरो नहीं हो सकती है। अब ये आपको एक डिफरेंस पॉइंट में समझा दिया। अब इसी में लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं हमसे, किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हेन स्पीड, डिस्टेंस हटा दो, स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम, तो आप बोलोगे कि स्पीड और वेलोसिटी तभी सेम हो सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो। व्हेन, आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई बंदा ए पॉइंट से बी पर गया 10 किलोमीटर, और वही बंदा बी से फिर सी पर गया 5 किलोमीटर, तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे 10 + 5 15 किलोमीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 15 ही किलोमीटर होगी ना। क्यों, क्योंकि वो ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, इनिशियली कहाँ है, ए पर, और फाइनली कहाँ है, सी पर। तो ए से सी तक की जितनी दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट भी हुई, डिस्टेंस भी हुई, क्योंकि वो वापस कहीं आई नहीं। तो यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा, और जब सेम होगा तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। बोलो यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको आप नोट डाउन करो। फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का छोटा सा बात बता देते हैं, फिर एक्सेलरेशन बता देंगे। इरेज करें, पहले थ्योरी समझ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल करा देते हैं, चाहे फिर एक न्यूमेरिकल करा देते हैं जो एनसीईआरटी का ही है, क्लास 9th का, काम भी आ जाएगा। ऊषा स्विम्स अ स्क्वायर फील्ड ऑफ डायगोनल 90 किलोमीटर and return backs in 3 minutes. Find the distance and displacement. इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हमने पूछ दिया। कहता उषा जो है वो स्विम करती है स्क्वायर फील्ड ऑफ डायगोनल 90 किलोमीटर। एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें पानी भरा होगा तभी तो स्विम करेगी ना, फील्ड विथ वाटर होगा। इसकी डायगोनल है 90 किलोमीटर, डायगोनली वो स्विम करती है 90 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक, मान लो ए से बी पर जाती है और बी से फिर वापस ए पर आ जाती है 3 मिनट में। तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस अगर इस केस में आप निकालोगे तो बोलोगे कि सर ए से बी जा रही है और फिर बी से ए वापस आ रही है,
यानी 90 प्लस 90 180 किलोमीटर। ठीक है सर। अगर आप इसमें डिस्प्लेसमेंट बताने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे कि सर जहां से जा रहा था फिर वापस वहीं आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, किलोमीटर डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इनिशियल जो है वो फाइनल पोजीशन के बराबर है। अच्छा, अगर इसी में पूछ दिया जाता कि ऑल्सो फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी, तो क्या करते सर? तो सीधा सा बात, स्पीड बराबर आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम जानते हैं डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है और टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड होती है, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो हमें मीटर और सेकेंड में ही सॉल्व करना होगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 90 किलोमीटर है। तो चलो अभी हम 90 किलोमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, बता देंगे उसको चेंज कैसे करेंगे। फिर 180 किलोमीटर है सॉरी डिस्टेंस, अपॉन टाइम क्या है? 3 मिनट। ठीक, अगर 180 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? इंटू 1000 मीटर, अपॉन 3 मिनट को चेंज करोगे सेकेंड में तो क्या करोगे? इंटू 60 सेकेंड, यही करोगे। यहां से आप एक जीरो से एक जीरो को मार दोगे, यहां से 3 6 जा 18 और 6 से 6 मार दोगे, यानी बोलोगे कि 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय की। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए? यानी वो स्पीड जो है सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, माय मिस्टेक। यानी देखो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा हमने तो हमें 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही थी, वो स्पीड हमें पता चल गया। अब इसी में अगर आपको पूछे कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी बराबर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? ये सीधे आपको समझ में आ गया। 0 इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम है, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है तो 0 अपॉन टाइम इज 0। बोलो बात समझ में आई? देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया ना। 180 इंटू 1000 मीटर में, 3 इंटू 60 सेकेंड में, मिनट को, उसके बाद 3 0 0 6 6 6 3 जा 3 3, ठीक है। यानी 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है और वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 है। तो देखो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो शायद आपको भी काम आ जाए, देख लो, इस क्वेश्चन को भी समझ लो। फार्मर मूव्स along a square path of side 10 meter each along a boundary of a square field for 2 minutes 20 seconds. Find the distance and displacement as well as speed and velocity if a farmer completes 1 round in 40 seconds। कहता है एक फार्मर जो है एक स्क्वायर फुल फील्ड के साइड 10 मीटर ईच के अलॉन्ग बाउंड्री पर घूमता है 2 मिनट 20 सेकेंड के लिए। बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। और वो फार्मर जब 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, यानी एक डाटा दिया गया है कि 40 सेकेंड्स में वो फार्मर एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है ये। इस एग्जाम स्कूल वाले देते नहीं है जान से क्वेश्चन, और इस बार तो शायद दे भी नहीं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। अगर आपको नहीं करना है तो छोड़ सकते हो आप, क्योंकि अगले साल से तो रहेंगे। अगर इस बार कोरोना की वजह से जो नहीं है सो नहीं है। तो 40 सेकेंड्स में अगर एक राउंड लगता है तो 1 सेकेंड में वो कितना राउंड लगाएगा? 1/40 राउंड तो लगाएगा ना भाई। और वो कितनी देर तक घूमता रह गया? 2 मिनट 20 सेकेंड तक। कितनी देर तक? 2 मिनट 20। तो 2 इंटू 60 प्लस 20, जानते हो सेकेंड में चेंज करना, 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड्स। तो बताइए वो 140
सेकेंड्स में कितना राउंड ले लिया होगा, तो 40 इंटू 140 राउंड, यहाँ से 0 से 0, 4 3 जा 12, डेसिमल 2 इज द कैरी, 4 5 जा 20, यानी वो 140 सेकेंड्स में लगभग इस बाउंड्री का 3.5 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। बाउंड्री कैसा है, एक स्क्वायर फील्ड है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये कितना किलोमीटर है, हर 10 मीटर है ईच, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और ये 10 मीटर। 3.5 राउंड का मतलब मान लो पहला हमने लिया कि हो सकता है वो फार्मर, ऐसा तो कंडीशन नहीं दिया ना कि वो फार्मर वर्टेक्सेस से शुरू करता है या कहीं इधर पॉइंट से शुरू करता है, तो अगर वर्टेक्सेस से शुरू करेगा तो एक राउंड लेगा, फिर यहां वापस आ जाएगा, फिर दूसरा राउंड लेगा, फिर यहां वापस आ जाएगा, यानी एक राउंड लेने में 10 20 30 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस जो है उसने कवर किया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है भाई, देखो ना 1 2 3 4, एक राउंड ले लिया 40 मीटर, फिर दूसरा राउंड लिया 40 मीटर, फिर तीसरा राउंड लिया 40 मीटर, नहीं सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कैसे कवर किया, यानी तो 3.5 राउंड लिया ना, तो एक राउंड लिया 40 मीटर, हाँ ठीक है, 40 मीटर एक राउंड में कितना कर लिया उसने, डिस्टेंस कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत है, तो कितना राउंड लगाया है, 3.5 राउंड, तो 3.5 इंटू 40 मीटर, तो यहां से आ जाएगा क्या, 0 डेसिमल, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, 140 मीटर वो कवर अप कर लेगा एज अ डिस्टेंस 3.5 राउंड में। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट सोचो तो एक राउंड आया, दो राउंड आया, यानी यहां से यहां आया तो पहला राउंड में तो 0 हो गया, फिर 0 से शुरू किया, फिर यहां से यहां आया, दूसरा राउंड में भी 0 हो गया, फिर 0 से शुरू किया, फिर यहां से यहां आया और तीसरे राउंड में फिर 0 हो गया, और फिर ये आधा चला, तो आधा तो कहीं यहीं पहुंचोगे ना, पूरा पूरा आधा तो स्क्वायर का यही होता है ना, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एसी हो गई। अगर इस क्वेश्चन में आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, बात को समझे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास वो AC है, और AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एक स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB का स्क्वायर 10 100 100 200, और इसको करोगे तो AC बराबर अंडर रूट 200, इसको सॉल्व करके हमने देखा था 14.14 मीटर आ रहा है, यानी आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 14.14, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई 140 मीटर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से शुरू किया होगा पूरा बीचों बीच से, इसके बीच से, तो इस केस में डिस्टेंस तो अभी भी वही होगी, क्योंकि वहीं पर घूम फिर के किसी तरह वहीं आना है उसे, तो वो उतनी ही होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो जाएगी, एक राउंड, दो राउंड, 3 राउंड तक तो यही 0 होगी, चौथी राउंड ये होगी, तो एक डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है बिटवीन 10 मीटर, यानी 10 मीटर, ये 10 मीटर होगा क्योंकि पैरेलल है, यानी 10 मीटर से लेकर 14.14 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्ट वो फार्मर यहां से चला होगा तो थोड़ा बढ़ेगा 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 बढ़े बढ़ते बढ़ते 14.14 तक आ जाएगा, और यहां से शुरू करके इधर देखोगे तो घटेगा, उसी तरह यहां जाओगे तो इधर की तरफ घटेगा, इधर की तरफ आएगा तो बढ़ेगा, यानी किधर से वो राउंड शुरू करता है, यहां से यहां से यहां से यहां से, इसी दोनों के बीच में तो वैल्यू लाई करेगी। तो ये बहुत अच्छा, इसमें स्पीड निकालना है, देखो टेंशन ही नहीं लेना है आपको। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 140 मीटर अपॉन टाइम क्या है, इसको कवर अप करने में उसको कितना टाइम लगेगा 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड्स, यानी हर 1 मीटर में वो 1 सेकेंड की दूरी तय कर रहा था और वो पहुंच गया, बात खत्म। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो क्या होगा, तो आधा राउंड लगाने में, एक राउंड लगाने में टाइम से नहीं, टाइम को घटाएंगे बढ़ाएंगे, सोचो जरा इस बात को, हम जो बोल रहे हैं एक राउंड लगाने में या आधा राउंड लगाने में, किसी राउंड लगाने में अगर 40 सेकेंड्स टाइम दिया गया है तो टाइम को कैसे डिवाइड करोगे आप, कह दो कि 3, देखो ना समझो बात को मेरी, कितना राउंड लिया उन्होंने, टाइम कितना लिया 2 मिनट 20 सेकेंड ही तो किया ना, तो टोटल टाइम तो दोनों के लिए सेम ही लगा ना, टाइम में अलग अलग चीजें की उन्होंने, एक ने डिस्टेंस की टोटल, उसको माना गया कि दोनों एक ही चीज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग चीजें बताती है और डिस्टेंस अलग चीजें बताती है, यानी टाइम तो दोनों के लिए सेम था। इसके लिए आपके पास एक बार वेलोसिटी निकालोगे तो 14.14 अपॉन टाइम रखना होगा
140 सेकेंड, और ये मीटर, इसको काट कूट के डेसिमल हटाओगे 0 आएगा, कट कूट के 1/100 जो भी आ जाए। उसके बाद एक बार 10/140 सेकेंड रखना होगा मीटर, क्योंकि इन दोनों के बीच में वेलोसिटी कुछ भी वेरी कर सकती है अगर वो कहां से कवर अप करता है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए डिस्प्लेसमेंट समझना बहुत जरूरी था। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखने की कोशिश करोगे, आई बिलीव कि आप समझ जाओगे। और अगर इसकी प्रॉब्लम होगी तो हम 9th के लिए, अगर स्पेशली 9th के बच्चों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए ना तो उसको दोबारा देखने की कोशिश करो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो 1 से अभी जो हम इसके बाद पार्ट वाइज बनाएंगे इस चैप्टर का वीडियो, उसको देख लो। अब सीधा सा बात, अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन बोले तो आप एक लैंग्वेज में बोल देना कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो जाता है कांस्टेंट स्पीड। अब 9th के बच्चे सोच रहे होंगे सर कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो जाता है वेरिएबल स्पीड, मतलब स्पीड चेंज करे। चेंजिंग स्पीड, यानी स्पीड ऐसी हो जो चेंज करती हो। यानी यूनिफॉर्म मोशन में जैसे मान लो सुबह सुबह आपके पापा आपको स्कूल लेके जाते हैं, ट्रैफिक वगैरह कम होती है मॉर्निंग टाइम में, तो आप एक स्पीड पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पापा ने शुरू किया और उससे पहुंच गए एक जगह पे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर मान लो कहीं पे आने वक्त बहुत ट्रैफिक होता है, हर बच्चे की छुट्टी होती है, स्कूल वैन, पापा की गाड़ी, ऑफिस वगैरह की छुट्टी, ये सब को जोड़कर अगर आप देखोगे तो इसमें स्पीड क्या होता है, कभी बढ़ाना होता है कभी घटाना होता है। यानी स्पीड क्या हो रहा था, चेंजेज हो जाता है। रेड लाइट आता है तो रुकना पड़ता है, कहीं ट्रैफिक लग जाती है तो रुकना पड़ता है, कहीं खाली होता है तो तेज कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं आने वक्त। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये यूनिफॉर्म मोशन। अब एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं। एक्सेलरेशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी। डेल्टा मतलब कितना चेंज हो रहा है, देखो डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी रेट कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, डेल्टा टी। ठीक, टाइम तो टोटल हमेशा होगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम तो इधर उधर होगा नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को अगर आप चाहो तो v1 v2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, चलो ऐसे ही लिखो आप। यानी वी फाइनल को ऐसे अगर आप देखोगे आगे जब पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो वी फाइनल को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और इनिशियल वी को यू से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी जो इनिशियल होती है उसको u से, फाइनल जो होती है उसको v से, तो v माइनस यू लिख सकते हो। यहां से आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। यहां से अगर आप इसको इधर करोगे तो ये भी लिख सकते हो at इज इक्वल टू वी माइनस यू, टी इधर मल्टीप्लाई हो गया, u को इधर लेकर आओगे तो आप लिख सकते हो at प्लस यू इज v, यानी इसको सीधा कर लो तो v इक्वल टू उसको इधर ले जाओ u प्लस at, सीधा कर दिया आपने, ये इक्वेशन बन गया। यानी एक्सेलरेशन ये हुआ। अब इसी के अंदर रिटार्डेशन क्या होगा कि भाई रिटार्डेशन क्या है, तो इसी को हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन में दिया गया है कि अ कार चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 3 सेकेंड। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालिए, और इसी का जस्ट उल्टा, पहला केस ये था, दूसरा केस था 90 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और टाइम 3 सेकेंड ही लगा था इन दोनों काम को करने के। तो इस काम में क्या करोगे, फाइनली क्या है 90 किलोमीटर, तो 90 वी की जगह पर माइनस इनिशियली क्या है 15 किलोमीटर अपॉन टाइम क्या लग रहा है 3 सेकेंड। ठीक, यही किया ना आपने, वी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 3 सेकेंड। यहां पर 3 सेकेंड लगा, अब इसको माइनस करोगे तो 10 माइनस 5 इज 5, और यहां पर 8 माइनस 1 इज 7 अपॉन 3, इसको काटोगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 इज द कैरी, 3 8 जा 24, नहीं कटेगा 75, हाँ कटेगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 बार में कटेगा, यानी 25 पर मीटर सेकेंड की इसकी एक्सेलरेशन, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इसकी एक्सेलरेशन रही होगी। अब इसके यूनिट की बात करोगे, देखो यहां से समझ गए, और इसमें एक्सेलरेशन पहले निकालो फिर यूनिट की बात करते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल 15
माइनस इनिशियल 90/3, यहां पे क्या आएगा -25। इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी ये पीछे की तरफ वेलोसिटी हो रही है, कम हो रही है, माइनस में आ रहा है मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब यूनिट देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर/सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, ये सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर/सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन की यूनिट आएगी, इसलिए मीटर/सेकंड स्क्वायर मीटर/सेकंड स्क्वायर लिख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन समझ में आ गया, अच्छे से इरेज करें इसको। तो कोशिश करोगे आपको सारी चीजें समझ में आते रहेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इजी टॉपिक है, इसको समझा देते हैं और 9th वाले बच्चे का भी इसमें बहुत सारा चीज कवर अप हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, v = u + at। 11th वाले के लिए सिर्फ याद कर लो, काम बन जाएगा। और a और t और s क्या रिप्रेजेंट करता है ये सीख लो। दूसरा होता है s = ut + ½ at², तीसरा होता है 2s = v² - u²। यहां पे v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद a होती है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। जो क्वेश्चन में दिया गया उसको एज इट इज लो। अगर आप रिटार्डेशन का केस आ जाएगा आपके पास तो यहां पे क्या करोगे आप, u + -a × t यानी u - at बन जाएगा अपने आप, वो वैल्यू दिया जाएगा, रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन है। फिर s बराबर होता है हमारे पास डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, और u बराबर होता है, u भी तो बता दिया ना। अब उसके बाद हमारे पास s बराबर हो गया, t बराबर होता है हमारे पास टाइम। कोशिश करोगे कि इसको हमेशा मीटर/सेकंड मिले, इसी यूनिट मिले, इसको भी हमेशा मीटर/सेकंड मिले। कोशिश करोगे कि इसको हमेशा मीटर/सेकंड स्क्वायर मिले, कोशिश करोगे कि इसको हमेशा मीटर मिले, और कोशिश करोगे कि इसको हमेशा सेकंड मिले। ठीक है, और ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो जिसमें ये सारी चीजें दी जाएगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आगे आप वीडियो फिर पार्ट वाइज देख लेना, जहाँ से हम सारी चीजें बताएंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी, यहाँ से आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो। एक छोटा सा और चीज, अगर कहीं क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑब्जेक्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो यहां पर u0 लगा दोगे। और कहीं पर दिया गया है ब्रेक्स इज अप्लाइड, तो यहां पर v0 लगा दोगे। अच्छा भाई, इनिशियल स्पीड 0 है ना, इसलिए u0 लगाया ना। u क्या है, इनिशियल स्पीड है, रेस्ट से शुरू किया, नहीं शुरू में क्या थे 0 थे, ब्रेक लगाया तो बाद में क्या होगा, रुक गया तो v0 हो गया। अगर u0 होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा या घटेगा, u0 है मतलब एक्सेलरेशन को बढ़ाने जा रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। v0 करने का मतलब क्या, ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है, उसको घटाएंगे तब तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी रुकेगी, क्योंकि इनिशियली ऑलरेडी हम चल चुके हैं। तो ये एक्सेलरेशन इसमें निगेटिव होगी। कोई दिक्कत है, आई बात समझ में? तो ब्रेक्स अप्लाइड अगर होगा तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी दी जाए उसको निगेटिव में लेना है और वेलोसिटी की वैल्यू 0 लेना है। और अगर ऑब्जेक्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हो तो u की वैल्यू 0 लेना है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि v को 0 करने के लिए हमें ब्रेक लगाने के लिए एक्सेलरेशन को नीचा करना पड़ेगा। तो ये थी आज हमारे पूरी टॉपिक मोशन, क्लास 9th के लिए भी और 11th के लिए भी, जो इस बात से कुछ सीख सकते थे। ठीक, उसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट मोशन को समझाएंगे और लिखवाएंगे और आपको देखोगे कि सारी चीजें समझ में आ भी जाएगी। आप यहां तक आपने लिखा होगा, समझा होगा, अगर अच्छा लगता है तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। बाय, हैव ए नाइस इवनिंग, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।